हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण पढ़ेंगे। यह टॉपिक फैराडे के नाम से भी आ सकता है कि फैराडे के प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण या हेनरी। तो फैराडे ने एक कुंडली, एक गैल्वानोमीटर धारामापी जी तथा एक दंड चुंबक की सहायता से अपने प्रेक्षण को निम्न प्रयोगों से प्राप्त किए। तो फैराडे और हेनरी ने एक कुंडली लिए और उसमें एक गैल्वानोमीटर लगाए और एक चुंबक लिए, जिसकी सहायता से अपने प्रेक्षण को प्राप्त करना शुरू किए। तो उनका पहला प्रेक्षण था कि जब कुंडली को धारामापी से जोड़ा जाता है, ये कुंडली है और इसको धारामापी से जोड़ दिया गया, ये चुंबक रखा गया है N S, जो जब कुंडली को धारामापी से जोड़ा जाता है, चुंबक के N को कुंडली की ओर तीव्र गति से लाने पर, यानी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, इस चुंबक को N को मतलब उत्तरी ध्रुव को कुंडली की तरफ लाते हैं। तीव्र गति से लाने पर धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो धारामापी क्या करता है? विक्षेपित हो जाता है, अर्थात चुंबक की गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो जब चुंबक इसके पास लाते हैं N ध्रुव को, अर्थात उत्तरी ध्रुव को, तो इसमें धारा विक्षेपित हो जाती है और इसमें धारामापी विक्षेपित हो जाती है और इसमें धारा बहना शुरू हो जाती है। उत्पन्न धारा की दिशा इस प्रकार है कि कुंडली का चुंबक के सामने वाला पृष्ठ उत्तरी ध्रुव का कार्य करता है। तो यह जो इस कुंडली का जो ये वाला सिरा होता है, यह भी उत्तरी ध्रुव का कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है। दूसरा, यदि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, अब इस चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो प्राप्त विक्षेप की दिशा विपरीत हो जाती है। तब जो इसमें विक्षेप प्राप्त होता है वह विपरीत दिशा में हो जाता है। पहले धारामापी आपको पहले इस दिशा में दिखाई दे रहा था, फिर धारामापी इधर दिखाई देने लगा, यानी विपरीत दिशा में धारामापी होने लगता है, अर्थात कुंडली के सम्मुख वाला पृष्ठ दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है। तब ये कुंडली का जो ये वाला सिरा होता है, जब चुंबक को इसे दूर ले जाते हैं N ध्रुव को, तो यह सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। तीसरा नंबर है, इसी प्रकार जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के निकट व दूर ले जाया जाता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब दक्षिणी ध्रुव को इसके पास लाएंगे, तो जब दक्षिणी ध्रुव को इसके पास लाते हैं और इसे दूर ले जाते हैं कुंडली से, तो धारामापी में क्षणिक विक्षेप होता है। ये इधर और ये इधर विक्षेपित हो जाता है, यानी धारामापी में विक्षेप होता है। तो विक्षेप जो होता है वो विपरीत दिशा में होना शुरू हो जाता है, उत्पन्न होता है। तो कुंडली में धारा की दिशा पहले से विपरीत दिशा में होती है। इस प्रकार चुंबक के S ध्रुव के पास वाला कुंडली के तल में दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। जब हम चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को पास में लाते हैं तो यह दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। जब इसे दूर ले जाते हैं तो यह उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। ठीक है। इसके बाद अगला नियम है, कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ाने अथवा शक्तिशाली चुंबक प्रयोग करने पर विक्षेप में वृद्धि हो जाती है। अब कुंडली के फेरों की संख्या अगर बढ़ा देंगे या शक्तिशाली चुंबक लाएंगे तो उसके प्रेक्षण में वृद्धि हो जाएगी। यदि चुंबक को तीव्र वेग से कुंडली की ओर अथवा कुंडली से दूर विपरीत गतिशील कराया जाए तो विक्षेप में गैल्वानोमीटर बढ़ जाता है। ठीक है। अगर तेजी से उसके पास या दूर लाएं तो कुंडली के चुंबक को, तो उसमें क्या होगा? धारामापी बढ़ जाएगा। यदि चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को गतिशील कराया जाए तो, अथवा चुंबक से दूर ले जाया जाए कुंडली को,
तब भी धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। यानी चुंबक को स्थिर रखें या उससे दूर ले जाएं, तब भी उसमें क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा धारामापी में, जिसके कारण कुंडली में वैद्युत धारा कुंडली व चुंबक के बीच आपेक्षिक गति से उत्पन्न होता है। यानी कुंडली में जो वैद्युत धारा उत्पन्न होती है वह कुंडली और चुंबक के बीच का जो आपेक्षिक गति है उसके कारण उसमें वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चुंबक गतिशील है अथवा कुंडली अथवा दोनों, तो इससे कोई यह फर्क नहीं पड़ता कि उस कुंडली में कुंडली या चुंबक दोनों गतिशील हैं अथवा दोनों स्थिर हैं। ठीक है। ये दंड चुंबक तथा कुंडली को एक समान चाल से एक ही दिशा में गतिशील कराया जाए तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता है। अच्छा, दोनों को जब कुंडली और चुंबक को जब दोनों को एक साथ एक समान चाल से गति कराया जाएगा तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता, अर्थात वहाँ विक्षेप शून्य होता है, अर्थात धारा वहाँ शून्य होती है। जब तक कुंडली एवं चुंबक स्थिर होते हैं तब तक गैल्वानोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आता है, अर्थात धारा शून्य होती है। ठीक है। जब तक दोनों स्थिर रहेंगे तब तक वहाँ गैल्वानोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आएगा, अर्थात धारा शून्य हो जाएगी। निष्कर्ष, जब चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तब कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। कुंडली और चुंबक को जब पास में लाते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, आपेक्षिक गति होती है। तो उस आपेक्षिक गति जो कुंडली में आपेक्षिक गति होती है तब कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना, इसमें धारा बहना शुरू होती है, जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत का उसमें चुंबक के कारण उसमें बल लगता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली एक बंद परिपथ में है तो उसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। यही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अब इसके बाद फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम मुख्यतः दो हैं। पहला नियम, प्रथम नियम, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है। अब प्रथम परिपथ है यदि बंद है तो जो धारा बहती है उसे प्रेरित विद्युत धारा और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है। यह धारा तभी तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यानी धारा उसमें कब तक बहेगी, जब तक उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तभी तक। बल रेखाओं की संख्या बढ़ने पर विपरीत धारा तथा घटने पर समान धारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर देखिए जो मेन पॉइंट है इसमें ये कह रहा है कि जब बल रेखाओं की संख्या बढ़ने पर विपरीत धारा, अब बल रेखाओं की संख्या जब बढ़ेगी चुंबकीय फ्लक्स की तो उसमें जो है धारा विपरीत होगी, तथा घटने पर अगर बल रेखाओं की संख्या घट रही है चुंबक की तो उसमें क्या होगा, धारा समान धारा उत्पन्न होती है, मतलब डायरेक्ट धारा रहती है। यानी इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, लाइन ऑफ फोर्स इंक्रीज इनवर्स करंट। यानी लाइन कराएगी जब बल रेखाओं की संख्या इंक्रीज होगी यानी बढ़ेगी तब वह धारा क्या होगी, इनवर्स करंट होगी यानी विपरीत होगी। और लाइन ऑफ फोर्स डिक्रीज, जब बल रेखाओं की संख्या घटेगी तो डायरेक्ट करंट यानी समान धारा उत्पन्न होगी। ठीक है। दूसरा नियम द्वितीय नियम या लेंज का नियम। इस नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती है। ठीक। यदि डेल्टा टी समयांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं। ई समानुपाती माइनस डेल फाई अपान डेल टी, या ई बराबर माइनस के डेल फाई अपान डेल टी, जहाँ के समानुपाती नियतांक है। सभी मात्रक पद्धतियों में के बराबर 1 होता है, सभी जगह के का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर के की जगह 1 हो जाएगा तो केवल माइनस डेल फाई अपान डेल टी बचेगा। तो
ई बराबर माइनस डेल फाई अपान डेल टी, यानी यहाँ डेल का वर्ड यूज किया गया है। अब ये डेल्टा यूज करने का मतलब क्या है कि उसमें जो होता है क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स, क्षणिक समय में क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स होता है। यानी चुंबक के, हम लोग जब चुंबक को उत्तरी ध्रुव या उसको जब दक्षिणी ध्रुव कुंडली से दूर या तेजी से उसकी गति कराते हैं चुंबक के, तो उस कुंडली की ओर जो गति करता है धारामापी आता है, उसमें क्षणिक विक्षेप होता है। तो क्षणिक विक्षेप में क्या होगा कि डेल फाई होगा, डेल्टा होगा, डेल्टा का मतलब क्षणिक, ठीक है। अब यहाँ ऋण लगा हुआ है, ऋणात्मक चिन्ह, मतलब लेंज के नियम से यहाँ ऋण चिन्ह क्यों लगा, वह उसका विरोध करता है। विरोध क्यों करता है, क्योंकि वहाँ पर इस फिगर में देखिए, जब इसको पास लाते हैं तो इसका ये विरोध करता है, इसको ये रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर भी यन ध्रुव उत्पन्न हो जाता है इसके कारण। जब इसको तेजी से इसके पास लाते हैं कुंडली के, तो इसमें भी क्या होता है, यन ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, तो इसका ये विरोध करना शुरू कर देता है। तो यहाँ लेंज का नियम लगता है, ठीक है। और जब इसको दूर ले जाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें यन ध्रुव उत्पन्न होने के कारण इसका विरोध करना शुरू कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर माइनस आता है लेंज के नियम से। यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। इस नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। यदि कुंडली में यन फेरे हों तो प्रत्येक फेरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर माइनस यन डेल फाई अपान डेल टी, या इसको आप लिख सकते हैं ई बराबर माइनस डेल यन फाई अपान डेल टी, यानी डेल को बाहर कर लीजिए तो यन फाई इसके साथ हो जाएगा। अब यन फाई क्या है, कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या को प्रदर्शित करता है, जिसका मात्रक वेबर टर्न होता है। यदि उसमें कुंडली में कितने कुल फेरे हो रहे हैं, पूरे फेरों की संख्या होती है। अगर इसी को जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है माइनस यन डेल फाई अपान डेल टी है, अगर इसे आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण यानी संख्या में लिखना होगा जब, तब वहाँ पर हम माइनस हटा देंगे, प्लस ले लेंगे, ठीक है। तो ई बराबर यन प्लस में हो जाएगा डेल फाई अपान डेल टी हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी बंद परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स किसी समय फाई 1 और डेल टी सेकेंड बाद फाई 2 हो, तो अब बंद परिपथ में जो चुंबकीय फ्लक्स है वह किसी समय फाई 1 पर हो उसका चुंबकीय फ्लक्स, और फिर कुछ समय के पश्चात वह फाई 2 हो जाए, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर यानी फाई बी, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर फाई बी बराबर थीटा डेल फाई 2 माइनस फाई 1 अपान डेल फाई, ठीक है। अब फाई को जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है अपान डेल फाई, और डेल फाई अपान डेल टी, यानी इतने समय में जो परिवर्तन हुआ डेल फाई, कुल डेल फाई चुंबकीय फ्लक्स में फाई 2 माइनस फाई 1 होगा, अर्थात डेल फाई बराबर आप लिख सकते हैं फाई 2 माइनस फाई 1। यदि इसमें फाई 2 बड़ा हो और फाई 2 छोटा हो, फाई 1 छोटा हो फाई 2 बड़ा हो, यानी कह रहा है कि किसी समय फाई 1 और डेल कुछ समय बाद फाई 2 हो, तो फाई 2 क्या हो, बड़ा हो जाए, फाई 1 छोटा हो जाए, तो यहाँ पर ये जो आपका डेल फाई वी है वह ऋणात्मक होगा, तब चुंबकीय फ्लक्स जो परिवर्तन की दर है वह क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर है वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी जब ये ऋणात्मक होगा तो ई भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और यदि ये बड़ा है, ये छोटा हो, फाई 2 बड़ा था यहाँ, फाई 1 छोटा था, तो वहाँ पर जो क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर है वह ऋणात्मक हुआ, और ई भी क्या होगा, ऋणात्मक, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल भी क्या है, ऋणात्मक। यदि
ये फाई टू छोटा हो फाई वन से तो डेल फाई वी क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा, लेकिन ई वहाँ पर धनात्मक हो जाएगा। ठीक है।